इस्लाम के एक जाबाज साबिक फ़ौजी कमांडो की जज्बा हुर्रियत से मामूर सच्ची ईमान अफरोज़ दास्तान, जो मुसलमानों के अज़ली दुश्मन भारत के फ़ौजी मोर्चों पर कहर की बिजलियां बनकर टूट पड़ा। जज्बा हुब्बुल वतनी में डूबी हुई वर्क तजस्सुस और चौंका देने वाले वाक़यात से लबरेज़ साबिक आर्मी कमांडो की सच्ची आप बीती है, जो भारतीय सरकार की इस्लामी और पाकिस्तान दुश्मनी के मज़मूम अज़ाइम का पर्दा चाक करती है। अज़्मे हक़ व बातिल के मुजाहिदाना मार्कों और कदम कदम पर हैरत में गुम कर देने वाली वाक़यात से भरपूर 4 जिल्दों पर मुश्तमिल मुकम्मल दास्तान बुत चिकन मुजाहिद। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पाकिस्तानी जंगी कैदियों की ट्रेन इंडिया में दाखिल हो गई थी। ये स्पेशल ट्रेन थी, बांग्लादेश के कर्मी टोला रेलवे स्टेशन से चली थी और रास्ते में तमाम स्टेशन छोड़ती चली आई थी। डब्बे में पाक फौज के जवान ऐसी हालत में बैठे थे जैसे शेरों को जंजीरों से जकड़ दिया गया हो। इनमें से किसी ने भी हथियार नहीं डाले थे, इनसे ज़बरदस्ती हथियार डलवाए गए थे। ऐसा क्यों हुआ? इस शिकस्त का हकीकी जिम्मेदार कौन था? मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। इसकी एक वजह तो ये है कि आज मुल्क का बच्चा बच्चा जान गया है कि मशरिकी पाकिस्तान में हमारे लीडरों और सियासतदानों ने कैसा खूनी ड्रामा खेला था। दूसरे, ये मेरा मौजू नहीं है। मैं आपको पाक फौज के शेरदिल जवानों की आप बीती फिर कभी सुनाऊंगा कि वो मशरिकी पाकिस्तान के दूर दराज दलदली इलाकों में इन्हें हथियारों, सिपलाई और बदली के बगैर कैसे हिम्मत शिकन हालात में लड़ाया गया। वो आखिरी दम तक, आखिरी गोली तक राशन पानी, गोला बारूद के बगैर दुश्मन से लड़ते रहे, शहीद होते रहे और इनकी हड्डियां मशरिकी पाकिस्तान की मिट्टी में मिट्टी हो गईं। ये पाकिस्तान की तारीख की शायद सबसे अलम अंगेज़ दास्तान है, लेकिन इस वक्त ये मेरा मौजू नहीं है। इस वक्त मैं आपको सिर्फ अपनी आप बीती सुनाने वाला हूँ, जो हैरत अंगेज़ भी है, अलमनाक भी है और रोंगटे खड़े कर देने वाली भी है। इस वक्त जबकि मैं अपनी दास्तानी इबरत को कलमबंद करने लगा हूँ तो तमाम वाक़यात मेरी आंखों के सामने फ़िल्म की तरह नाचने लगे हैं और मुझे यकीन नहीं आता कि ये सब कुछ मेरे साथ गुजरा था और मैं इन हालात में से गुजर चुका हूँ। आप जब मेरी दास्तान सुनेंगे तो आपको भी यकीन नहीं आएगा। मैं पाकिस्तानी जंगी कैदियों के साथ ज़रूर सफ़र कर रहा था, लेकिन मैं पाक फ़ौज की किसी रेजिमेंट का हाजिर सर्विस ओहदेदार नहीं था। मेरा ताल्लुक़ चंद साल पहले पाक आर्मी से ज़रूर था, लेकिन अब मैं फ़ौज से रिलीज़ हो चुका था। मेरा ख्याल है मैं आपको अपना मुख्तसर सा तारुफ करा दूं ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए कि मैं जंगी कैदियों की ट्रेन में क्यों सफ़र कर रहा था। मैं भारत का कैदी ज़रूर था, मगर मैं रेगुलर पाक आर्मी का जवान नहीं था। मेरा नाम करमदाद है। मैं पाक आर्मी की कमांडो फोर्स में था। हमारी रेजिमेंट मशरिकी पाकिस्तान में थी। मैं भी अपनी रेजिमेंट के साथ ढाका छावनी की बैरकों में रहता था। 3 बरस पहले मैंने पंजाब में अपने शहर में आकर शादी कर ली और फिर मैं फ़ौजी क्वार्टरों में रहने लगा। 2 बरस की बात है कि फ़ौजी मशकों के दौरान मैं एक ऊंची जगह से गिर पड़ा और मेरी कमर में चोट लग गई। फ़ौजी डॉक्टरों ने बहुत इलाज किया, मगर कमर की दर्द से निजात न मिली। चुनांचे मुझे फ़ौज से रिलीज़ कर दिया गया। मैं ढाका में 3 बरस से रह रहा हूँ। वहाँ मुसलमान बंगालियों से बड़े अच्छे ताल्लुकात पैदा हो गए थे। फ़ौज से सबकदोश होने के बाद मुझे ग्रेजुएटी की रकम मिली तो मैंने ढाका में ही फर्नीचर की दुकान खोल ली। ढाका शहर मेरी बीवी और मेरी बच्ची को भी बहुत पसंद था, चुनांचा हमने इसी शहर में कारोबार का फैसला कर लिया। मेरी बीवी 10 जमातें पास थी और पंजाब के एक शहर की रहने वाली खुशशक्ल खातून थी। हम एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत थी। मेरे एक गहरे बंगाली दोस्त हाजी शमसुद्दीन ने एक बंगाली हकीम से मेरा इलाज शुरू करवा दिया, जिसके इलाज से मुझे कमर की दर्द से निजात मिल गई। हमने मोहम्मदपुर में एक मकान किराए पर ले रखा था। मकान के करीब ही मेरी फर्नीचर की दुकान थी। हाजी शमसुद्दीन की कपड़े की दुकान मेरी दुकान के पास ही थी। हाजी साहब की फैमिली की ख़वातीन का हमारे घर में आना जाना था। मेरी बीवी हाजी साहब की बीवी की बड़ी पक्की सहेली थी। इनका मकान हमारे मकान के साथ ही था। मेरा कारोबार तरक्की करने लगा था। वक़्त बड़े खुशहाली और सुकून के साथ गुजर रहे थे कि मशरिकी पाकिस्तान में सियासी हंगामे शुरू हो गए। मैं फ़ौजी कमांडो था। मुझे सियासत से ना तो कोई दिलचस्पी थी और ना सियासत से मेरा कोई सरोकार था। मशरिकी पाकिस्तान के इस ज़माने के सियासी हालात से आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। रोज़ जुलूस निकलते, इलेक्शन शुरू हो गए। मुजीब की पार्टी अवामी लीग इंतखाबात भारी अक्सरियत से जीत गई। मुझे इतना याद है कि इस ज़माने के पाकिस्तान के सदर याहिया खान ने असम्बली का इजलास बुलाने का ऐलान कर दिया। मशरिकी पाकिस्तान के बंगालियों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि इन्हें इल्म था कि असम्बली का इजलास बुलाया गया तो मुजीबुर रहमान वज़ीर आज़म बन जाएगा।
फिर अचानक याहिया खान ने दूसरा ऐलान कर दिया कि असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जाएगा। इस ऐलान के साथ ही मशरक़ी पाकिस्तान खास तौर पर ढाका शहर में हंगामे शुरू हो गए। गैर बंगालियों के मकानों को आग लगाई जाने लगी, इनका कत्लेआम शुरू हो गया। मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने अलहदा मुल्क बांग्लादेश का ऐलान कर दिया। मेरी और मेरी बीवी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये लीडर लोग अवाम को किस तरफ लिए जा रहे हैं। लूट मार और आतिशज़नी के वाक़यात होने लगे। मुजीबुर रहमान ने ऐलान कर दिया कि कोई सरकारी मुलाजिम दफ्तर में नहीं जाएगा, मगर सबको घर बैठे तनख्वाह मिलती रहेगी। बैंकों में गैर बंगालियों के अकाउंट मुंजमद हो गए। इन्हें सिर्फ इतनी रियायत दी गई कि वो हफ्ते में 500 रुपए तक की रकम बैंक से निकलवा सकते हैं। हर तरफ लाकानूनियत थी। फौज ने एयरपोर्ट का नज़्मो नसक संभाल लिया था। गैर बंगालियों को कत्ल किया जा रहा था, इनकी बहू बेटियों को अगवा किया जा रहा था। लोग मशरक़ी पाकिस्तान से निकलने के लिए एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे थे। फौज ने अभी तक कोई जवाबी कार्रवाई शुरू नहीं की थी। मेरी बीवी जमीला सख्त खौफजदा थी, मैं खुद परेशान था, मगर मोहम्मदपुर और मीरपुर की बस्तियों में चूँकि गैर बंगालियों की अक्सरियत थी, इसलिए वहाँ हालात पुरअमन थे। इसके बावजूद मेरी बीवी को हाजी शमसुद्दीन की फैमिली ने अपनी हिफाजत में ले रखा था। इस लूट मार और कत्लेआम में मुहिब वतन मुसलमान बंगाली शरीक नहीं थे। भारत से आए हुए मुक्ति बाहिनी के लोग थे, जिनके साथ मशरक़ी पाकिस्तान के कुछ बंगाली तलबा भी मिल गए थे। मुक्ति बाहिनी वाले भारतीय फौज के ट्रेंड गोरीले थे, जो सिविलियन लिबास में लूट मार और कत्लो गारतगिरी कर रहे थे। हालात खराब से खराब तर होते गए। गैर बंगाली जो जाने बचाकर एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे थे, इन्हें रास्ते में ही पकड़ कर कत्ल कर दिया जाता और इनकी बहू बेटियों को अगवा कर लिया जाता। जब हालात काबू से बाहर हो गए तो फौज ने कार्रवाई शुरू कर दी। मुझे अच्छी तरह याद है, वो 25 मार्च 1971 की तारीख थी। रात का 1 बजा था कि बड़े जोर का धमाका हुआ। ढाका शहर लर्ज गया। जब पाकिस्तान आर्मी मैदान में आ गई तो शरपसंद दहशतगर्द मुक्ति बाहिनी वाले भारत की तरफ भाग गए। शहर में अमनो अमान बहाल होने लगा। मैंने भी दोबारा अपना कारोबार शुरू कर दिया, लेकिन ये अमन आर्जी साबित हुआ। भारत ने पूरी जंगी तैयारियां कर रखी थी। इस बार मुक्ति बाहिनी वाले मशरक़ी पाकिस्तान में दाखिल हुए तो इनमें भारतीय कमांडो फोर्स भी बंगाली शहरियों के लिबास में थी। इन्हें इंडियन आर्मी की मदद हासिल थी, जो सरहदों पर गोलाबारी कर रही थी। ये सब कुछ कैसे हुआ? इस तबाही और इबरत अंगेज शिकस्त का जिम्मेदार कौन था? ये वो सवाल थे जो हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के जहन में पैदा होते थे, लेकिन किसी को इनका जवाब नहीं मिलता। मुझे खुद मालूम नहीं कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप पढ़े लिखे हैं, शायद आपको मालूम हो। बहरहाल मशरक़ी पाकिस्तान पर भारत ने बाकायदा हमला कर दिया। मगरबी पाकिस्तान में भी जंग छिड़ गई। हम लोग मोहम्मदपुर में फंस कर रह गए। रोज़ बड़ी बड़ी खबरें आने लगीं। फिर वो मनहूस दिन भी आ गया जब मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। फ़ौज से ज़बरदस्ती हथियार डलवा दिए गए और हमारी बहादुर फ़ौज के खुददार जवान भारत के जंगी कैदी बना दिए गए। इसके साथ ही मशरक़ी पाकिस्तान या बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर गैर बंगालियों का कत्ले आम, आबरूरेज़ी और लूट मार शुरू हो गई। मुक्ति बाहिनी वाले मोहम्मदपुर में भी दाखिल हो गए। उस रोज़ मैं मोहम्मदपुर में ही एक ऐसे मुसलमान मुहिब वतन बंगाली दोस्त के घर हालात के बारे में मालूम करने गया हुआ था कि मोहम्मदपुर के बाज़ारों में फायरिंग के धमाके होने लगे और चीखों पुकार मच गई। मेरे मुसलमान बंगाली दोस्त ने कहा कि मैं वहीं रहूं और बाहर न जाऊं, लेकिन मुझे अपनी बीवी जमीला का ख्याल आ रहा था। खुदा जाने वो किस हालत में होगी। मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर बंगाली दोस्त के मकान से निकलकर गलियों बाजारों में छुपता छुपाता अपने मोहल्ले में पहुंच गया। रास्ते में मैंने जगह जगह ऐसे लर्जा खेज मंजर देखे कि जिनको याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुक्ति बाहिनी वाले बाकायदा फौजी वर्दियों में थे। वो बिहारियों, पंजाबियों और पठानों को घर से घसीट घसीट कर बाजार में लाते। चाकू से पहले इनकी आंखें निकालते, फिर छुरों के वार करके बेदर्दी से कत्ल कर देते। मैंने अपनी आंखों से गैर बंगाली औरतों को देखा कि इन्हें मुक्ति बाहिनी वाले और हिंदू बंगाली अगवा करके ले जा रहे थे। वो रो रो कर इनसे रहम की भीख मांग रही थी। मैं सख्त घबराया हुआ था। मुझे अपनी बीवी का ख्याल आया। मैं बदहवासी के आलम में अपने मकान के पास आया तो देखा कि मेरे मकान को आग लगी हुई है। मैं घबराकर अपने दोस्त हाजी शमसुद्दीन के मकान की तरफ दौड़ा। इनका मकान बंद पड़ा था। गली में मेरे जानने वाले कई पंजाबी और पठानों की लाशें खून में लथपथ पड़ी थी। मकानों का टूटा फूटा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। मैंने हाजी शमसुद्दीन के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। मैंने देख लिया था कि दरवाज़ा अंदर से बंद है, बाहर ताला नहीं लगा हुआ। हाजी साहब ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखा तो गले लगाकर बच्चों की तरह फूट पड़े।
मैंने अपनी बीवी जमीला के बारे में पूछा तो वो मुझे खींच कर कमरे में ले गए। दरवाजे को उन्होंने अंदर से कुंडी लगा दी। इनकी बीवी बच्चे वहाँ पर नहीं थे। हाजी साहब पहले तो यही कहते रहे कि मेरी बीवी जिंदा सलामत है और इसे उन्होंने अपनी फैमिली के साथ मीरपुर पहुँचा दिया है, लेकिन इनका चेहरा बता रहा था कि बात कुछ और है। मैंने हाजी साहब का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, हाजी साहब आपको खुदा पाक की कसम है, मुझे साफ साफ बताइए कि मेरी बीवी कहाँ है। हाजी साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया कि मुक्ति बाहिनी वाले मेरे मकान में दाखिल हो गए थे। उन्होंने मेरे मकान को लूट कर आग लगा दी और मेरी बीवी जमीला को उठाकर ले गए। मुझ पर जैसे आसमान फट पड़ा। मेरी आंखों के आगे एक पल के लिए बिल्कुल अंधेरा छा गया। हाजी साहब मुझे हौसला देने लगे, करमदाद घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी बीवी को जरूर वापस ले आऊंगा। मुक्ति बाहिनी वालों में 2 आदमियों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो भाभी को जहाँ भी ले गए होंगे मैं वहाँ से इसे ले आऊंगा। तुम मुझे थोड़ा वक्त दे दो, फिक्र न करो। उस वक्त शाम होने वाली थी। वो मेरी जिंदगी की सबसे अजियतनाक शाम थी। जब ये ख्याल आता कि मुक्ति बाहिनी वाले हिंदू मेरी बीवी के साथ क्या सलूक कर रहे होंगे तो मैं घबरा कर उठ खड़ा होता। कभी दीवारों पर मुक्के मारता, कभी अपना सर पकड़ लेता। मेरा मुसलमान बंगाली दोस्त हाजी शम्मस मुझे बार बार तसल्ली देता कि वो मेरी बीवी को वापस ले आएगा, लेकिन मेरी दुनिया उजड़ गई थी। अगर वो मुझे ये खबर सुनाता कि मुक्ति बाहिनी वाले मेरी बीवी को कत्ल कर गए हैं तो मुझे सब्र आ जाता। मैं ही जानता हूँ कि मैंने वो रात किस अजियत के साथ जाग जाग कर गुजारी। सुबह हो गई, शहर में उजर मचा था। किसी पंजाबी, पठान या बिहारी का घर से बाहर निकलना मौत को दावत देने के बराबर था। मोहम्मदपुर में भी कयामत बर्पा थी। मुक्ति बाहिनी ने मीरपुर और मोहम्मदपुर के दोनों गैर बंगाली बस्तियों के मकान लूटकर वहाँ की सैकड़ों मुसलमान, बिहारी, पंजाबी और पठानों को कत्ल कर दिया था और इनकी बहू बेटियों को उठाकर ले गए थे। मैंने हाजी शम्मस से कहा, दोस्त अगर तुम इन लोगों को जानते हो जो मेरी बीवी को अगवा करके ले गए हैं तो मुझे इनका कुछ अता पता बता दो। मैं खुद अपनी बीवी को तलाश कर लूँगा। पहले वो मेरे अकेला बाहर जाने पर तैयार ना हुआ। जब मैंने इसे कहा कि अगर इसी ने मुझे इन लोगों का पता न बताया तो मैं खुद ही इनकी तलाश में निकल जाऊँगा, तो इसने मुझे इन दोनों हिंदू बंगालियों का पता बता दिया जो मुक्ति बाहिनी वालों के साथ मेरे घर में आए थे और मेरी बीवी को उठा कर ले गए थे। मैं बंगला जुबान बोल और समझ लेता था। अगरचे मेरा लहजा पंजाबी था, मेरा लिबास बंगाली ही होता था। जब मैं जान हथेली पर रखकर इसके मकान से निकलने लगा तो हाजी शमसुद्दीन ने मुझे बाजू से पकड़कर अपने पास बिठा लिया और बड़ी दर्दमंदी से कहने लगे, करमदाद तुम मेरे दोस्त ही नहीं भाई भी हो। तुम्हारी बीवी जमीला मेरी भाभी ही नहीं मेरी बहन भी है। यकीन करो तुम मोहम्मदपुर से निकलने के बाद जिंदा न बच सकोगे। मेरा तुम्हें यही मशवरा है कि मुझे एक दिन का मौका दो कि मैं जमीला बहन को अपने तौर पर खोज लगा सकूं। इसके बाद तुम बेशक चले जाना। मेरे होशो हवास किसी हद तक वापस आ चुके थे। सोचने लगा, हाजी साहब ठीक कहते हैं, मैं बंगाली नहीं हूँ और मैंने इन लोगों को देखा तक नहीं है। बेहतर है कि मैं हाजी साहब की बात मान लूँ। चुनाचा मैं रुक गया, लेकिन हाजी शम्मस से कहा, हाजी भाई मुझसे एक वादा करो कि तुम जो कुछ भी मालूम करोगे मुझे साफ साफ बयान कर दोगे, मेरे आगे झूठ नहीं बोलोगे। हाजी शम्मस कहने लगा, मैं वादा करता हूँ। हाजी शमसुद्दीन एक तो बंगाली था और मशरक़ी पाकिस्तान का ही रहने वाला था। इसके हिंदू बंगालियों से भी देरीना मरासम थे और बहुत लोग इसे जानते और इसका एहतराम करते थे। हाजी शम्मस ने मुझे अपने मकान में ही छुपे रहने की हिदायत की और ख़ुद दोपहर के बाद निकल गया। घर में इसका एक ही मुसलमान बंगाली मुलाजिम शरफू था। इसके अपने बीवी बच्चों को इसने कॉकस में अपनी बड़ी बहन के यहाँ भिजवा दिया था। मैं इसके मकान के एक कमरे में छुप कर बैठा था। बंगाली मुलाजिम शरफू ने शाम को चाय बनाकर दी और बताया कि मोहम्मदपुर में भी भारतीय फौजी आ गए हैं और घरों की तलाशी ले रहे हैं। मैंने इसी से पूछा कि वो घरों की तलाशी क्यों ले रहे हैं। शरफू कहने लगा, इनका ख्याल है कि पाकिस्तानी फौज के कुछ सिपाही यहाँ फरार होकर छुपे हुए हैं, वो इनको तलाश कर रहे हैं। इसने ये भी बताया कि शहर में हर तरफ इंडियन आर्मी नजर आ रही है और पाक फौज की पलटनों से हथियार वापस लेकर इन्हें कैदी बनाकर इंडिया ले जाया जा रहा है। ये एक अलग जानलेवा सदमा था मेरे लिए। शरफू ने यह भी बताया कि पाक फौज अभी तक कुछ महाजों पर लड़ रही है और इन जवानों ने हथियार नहीं डाले। मुसलमान बंगाली मुलाजिम शरफू भी हैरान और गमज़दा था। बार बार कहता, बाबूजी हमारे लीडरों ने हमें मरवा दिया है। पाक फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी घिनौनी साजिश हुई है। मैं खुद भारतीय फौजियों को ये कहते सुना है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान आर्मी हथियार डाल देगी। हमें अभी तक यकीन नहीं आ रहा। मैंने शरफू से पूछा, शरफू बाबा
जब मुक्ति बाहिनी वाले मेरी बीवी को अगवा करके ले गए। तो क्या तुमने इन्हें देखा था? शरफू बोला, बाबूजी मैं वहाँ पर नहीं था। हमारे हाजी साहब इस वक्त वहाँ थे जब मुक्ति बाहिनी वालों ने आपके मकान को आग लगाई। तो हाजी साहब इस तरफ दौड़े थे कि बाबी साहिबा को वहाँ से निकाल कर ले आए, मगर इस वक्त तक देर हो चुकी थी। बीबी जी तो हमारे वाले मकान में आ गई थी, मगर बदकिस्मती से इस वक्त कुछ ज़रूरी सामान वहाँ से निकालने अपने मकान में चली गई थी। मेरा दिल गम से बोझल हो गया। जमीला की तस्वीर ही दिल से डूबने लगी थी। कभी एकदम खून खोल उठता और जी चाहता कि अभी यहाँ से निकलकर दुश्मनों पर टूट पड़ूं, और जिन्होंने मेरी बीवी को अगवा किया है इनमें से किसी को भी जिंदा न छोड़ूं। मगर मेरे हाथ पैर बांध दिए गए थे। मैं मजबूर हो चुका था। मैंने बूढ़े बंगाली से पूछा, तुम्हारे ख्याल में ये लोग मेरी बीवी को कहाँ लेकर गए हैं? शरफू ने सर्द आ भरकर कहा, बाबू मियाँ जी, मशरक़ी पाकिस्तान पर तो क़यामत टूट पड़ी है। एक नहीं हज़ारों बहू बेटियाँ अगवा हो गई हैं। मीरपुर और मोहम्मदपुर का तो शायद ही कोई गैर बंगाली मुसलमान घर होगा जहाँ से कोई औरत अगवा न हुई हो। बाजार में एक आदमी कह रहा था कि मुक्ति बाहिनी वाले इन औरतों को अगवा करके भारत के शहर कोलकाता में ले गए हैं, जहाँ इन्हें फ़रोख्त कर देंगे। मेरे दिल पर जैसे किसी ने ज़ोर से मुक्का मार दिया था। मैं आंखें बंद करके अपने दिल को समेट कर वहीं बैठा रहा। मेरे अल्लाह, मेरे हलक से हल्की सी चीख निकल गई और मैं आंखों पर हाथ रखकर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। शरफू मुझे हौसला देने लगा, बाबू मियाँ, हाजी साहब भाभी का सुराग लगा लेंगे, तुम देख लेना, जमीला भाभी ज़रूर वापस आ जाएंगी। मैं देर तक चारपाई पर बैठा रोता रहा। रोने से दिल का गुबार कुछ हल्का हो गया। मैंने शरफू से कहा, अल्लाह करे अल्लाह करे। उस रात हाजी शमसुद्दीन वापस न आया। दूसरे दिन कोई 11 बजे जब वो वापस आ गया, मैं दीवानों की तरह इसे तकने लगा। इसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, करमदाद, तुमने मुझसे वादा लिया था कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जो कुछ मुझे मालूम होगा वो इसी तरह तुम्हें बयान कर दूंगा। मुझे मालूम हुआ है कि जमीला भाभी को मुक्ति बाहिनी के लोग दूसरी अगवा की हुई लड़कियों के साथ कोलकाता ले गए हैं। मुझे ये मालूम नहीं हो सका कि इन बदकिस्मत गैर बंगाली औरतों को इन लोगों ने कोलकाता में किस जगह रखा हुआ है, और अगर इन्हें बेच दिया है तो कहाँ कहाँ बेचा है। इसका खोज तुम्हें इन 2 बंगालियों से लग सकता है जिनको मैं जानता हूँ। इनमें से एक का नाम धर्मू है, दूसरे का नाम मुखिया है। ये दोनों हिंदू बंगाली हैं। इनमें मुखिया के कोलकाता वाले ठिकाने का मुझे पता है। अगर तुम गवारा करो तो किसी तरह मुखिया के ठिकाने पर पहुंचकर तुम्हें जमीला भाभी का सुराग मिल सकता है। मैं बेजान पत्थर की बुत की तरह हाजी शमसुद्दीन के सामने बैठा था। मेरे बदन के अंदर जैसे ज्वालामुखी फट रहे थे, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं पत्थर हो गया था। मैंने हाजी साहब से कहा, मुझे हिंदू बंगाली मुखिया का कोलकाता का एड्रेस दे दें। हाजी साहब ने मुझे कागज़ पर मुखिया का एड्रेस लिख कर दे दिया। कहने लगे, करमदाद, मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकूँगा कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सका। मैंने कहा, हाजी साहब, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं आज शाम अंधेरा होते ही चला जाऊँगा। जमीला को हिंदू बंगाली दरिंदों से निजात दिलाने के लिए मुझसे जो हो सका करूँगा। हाजी साहब ने कहा, तुम कहाँ से बॉर्डर क्रॉस करोगे? तुम्हारा कद काट और रंग रूप ऐसा है कि फ़ौरन पहचाने जाओगे कि पंजाबी हो। ढाका से लेकर कोलकाता तक मुक्ति बाहिनी वाले गैर बंगालियों का कत्ले आम कर रहे हैं। मैंने कहा, मैं मौत से नहीं डरता, सिर्फ खुदा से डरता हूँ। अगर अपनी बीवी की तलाश में मुझे मौत भी आ गई तो वो गैरत और इज़्ज़त की मौत होगी। मैं यहाँ बेगैरत बनकर बैठा नहीं रहूँगा। हाजी साहब ने मशवरा दिया कि मुझे ढाका से बोगरा की तरफ जाना चाहिए। वहाँ हिल्ली के मकाम से मैं भारत में दाखिल हो सकता हूँ। चूँकि अभी भारत की फ़ौजें आ रही थी और लोग भी आते जाते रहते हैं, इसीलिए बॉर्डर पर कोई चेकिंग पोस्ट नहीं है। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।